सीरियल जाने अनजाने हम मिले यहाँ पर अनजान सी घूम रही है रीत इस बात से कि रीत का बच्चा जो है वो दरअसल बुआ जी ने ही किडनैप किया है। वेल, चिंता मत कीजिए, हमारी टेलीविजन की बहू जो है ज्यादा देर इनसे कुछ बातें छिपी नहीं रहती और जैसे ही पता लगता है ओहो फिर तो जो बुआ जी की ये क्लास लगाती है, वाह वाह, पूछिए मत। रीत की जिंदगी का सबसे बड़ा सच जो उससे छुपा हुआ है, वो बच्चा जिसे रीत ने जन्म दिया था। रीत को लगा कि उसने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन लीजिए कहानी में आ गया है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि रीत का बच्चा अभी जिंदा है। रीत अभी थोड़ी देर पहले ही एक बच्चे से मिली है हॉस्पिटल में, और जब से वो मिली है वो बच्चा उसे हर जगह दिख रहा है, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील हो रहा है उस बच्चे के साथ। मेरा बच्चा अभी नहीं है इस दुनिया में, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता है कि वो ज़िंदा है और किसी ने उसे चुरा लिया है। अगर पता होता तो रीत पूरी कोशिश करती उसे ढूंढने की। क्या पता आगे चल के अगर पता भी चले कि रीत का बच्चा ज़िंदा है तो वो पूरी कोशिश करेगी उसे ढूंढने की, और ये भी कोशिश करेगी पता लगाने की कि कौन है जिसने उसको उसके बच्चे से दूर किया है। बट अभी तक रीत को ऐसा कोई आइडिया नहीं है। रीत का पालना सूना पड़ा है और दूसरी तरफ बुआ जी ने रीत के बच्चे को रीत से छुपा कर रखा है। ये बात अभी तक रीत को नहीं पता थी। रीत और राघव इस वक्त इसी वजह से तो दूर हैं एक दूसरे से, क्योंकि बच्चे को लेकर उनके बीच बुआ जी ने गलतफहमी पैदा कर दी है और उसके बाद ऐसी चाल चली कि आज रीत और राघव के बीच एक बड़ी दरार आ चुकी है। बहुत माफ़ी मांगूंगा और इतनी जब तक मांगता रहूँगा जब तक वो मानेगी नहीं। तो अब देखते हैं वो एफर्ट कितने स्वीट होंगे, कैसे होंगे, इमोशनल होने वाला है या बहुत प्यारे से एफर्ट्स होंगे, वो देखते हैं। पता है कि शालिनी जी बुआ जी हमेशा से ये बात का डाउट रहा है, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रही अभी भी। बट अभी वो फ़िलहाल अकेले रहना चाहती है और वो नहीं चाहती थी कि माफ़ी मांगे, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो ऐਵੇਂ तमाशा कर रही थी। तो जब राघव ने इसे बोला तो उसे बहुत बुरा लगा कि मतलब एक इकलौता इंसान है जो मेरा साथ देता था, वो भी मेरे खिलाफ हो गया है। तो ऐसे सबसे बड़ा ट्विस्ट तो कहानी में तब आएगा जब रीत को पता चलेगा कि उसका बच्चा जिंदा है। तब वो बुआ जी को अच्छे से सबक सिखाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, आपका मूड हम बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते, लेकिन ना एक्साइटमेंट लगती है जब पता लग जाता है। आज ना पता है शाम को सीरियल में क्या होने वाला है, तो कैसे पता लगेगा? तभी तो पता लगेगा जब हम आपको देंगे सीरियल्स के स्पॉयलर्स। टीवी सीरियल की कहानी तो आप सभी देखते हैं, मगर ये जानने की जिज्ञासा जरूर बनी रहती है कि भला शो में क्या नया कुछ होने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे स्पॉयलर्स में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल बरेली के बच्चन की। बरेली के बच्चन की कहानी में आगे ये होगा कि जब संगम की कोर्ट मैरिज होने वाली होगी तब कृष्णा उसकी मदद करना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि संगम की कोर्ट मैरिज हो, इसलिए वो उसकी मदद करेगा। कृष्णा इसलिए उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि अब उसे संगम से प्यार होने लगा है। अरे हम रेडी नहीं है शादी के लिए, तो पापा ने नया बम फोड़ दिया है कोर्ट मैरिज का। आपको नहीं करनी ना रजिस्ट्रेशन वाली शादी, तो नहीं होगी, वादा करते हैं आपसे। पर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? कहें कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। स्पॉयलर्स में बात करते हैं सीरियल तू ही रे दिल में की। संजय और वृंदा का रिश्ता कुछ इस तरह से जुड़ेगा ये नहीं पता था। आगे कहानी में ये होगा
कि अभी वृंदा तो संजय से मिली नहीं, पर उसकी माँ की वो जान बचा लेगी, जिसके कारण वो संजय की माँ के दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। मतलब ये कि कहानी में अम्बे माँ की कृपा से वृंदा के सपनों का राजकुमार उसे जल्द मिलने वाला है। काकी चक्कर आया है? आपकी दवा क्या आपकी गाड़ी में है? छोड़ दी, रुको। स्पॉयलर्स में बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु कई बार कोशिश कर चुकी है राजनंदिनी के कमरे में जाने की, मगर उसे कई बार आर्यवर्धन से डांट सुननी पड़ी। पर अब आर्यवर्धन उसे खुद अपने हाथों से कमरे की चाबी देगा कि वो राजनंदिनी के कमरे में जा सकती है और वो उसे अब नहीं रोकेगा। अब कहीं न कहीं आर्यवर्धन भी समझ गया है कि उसके अतीत का सच अनु के सामने जरूर आकर रहेगा। अब उसे वो खुद भी नहीं रोक सकता। तुम्हें अब ये लगता है कि तुम्हें उस कमरे में जाना चाहिए। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें रोकूंगा और भाई तुम्हें डांटूंगा। स्पॉयलर्स में बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। स्नेहा अपनी पहली रसोई की तैयारी करेगी, मगर यहाँ रसोई में बंटवारा हो जाएगा। बात यह होगी कि स्नेहा फैसला कर लेगी कि अब वो अपना खाना अलग बनाएगी। इसके कारण माँ और बेटे के बीच अब दरार आनी शुरू हो जाएगी, जो स्नेहा चाहती भी है। इसी तरह से तो दुर्गावती और सिद्धू के बीच एक दीवार खड़ी होगी। हम बस अपना खाना अलग बनाएंगे बिना किसी को परेशान किए। अगर दूसरी रसोई बनेगी ना यहाँ, तो खाना नहीं खाएंगे हम सिद्धू। हमारी बुआ जी भूखी रहेगी तुम्हारी वजह से। स्पॉयलर्स में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मेरे जमाने से आज के जमाने में कितना फर्क आ गया है। मतलब हमारे जमाने में प्रपोजल्स बड़े सिंपल से होते थे। आमने सामने बैठकर आप डिसाइड कर लेते थे, चलो जी शादी कर लेते हैं, वी नो ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इफ यू हैड अ लव मैरिज एक्सेट्रा। आजकल तो भैया पीपल आर गेटिंग क्रिएटिव विद देयर प्रपोजल्स एंड व्हाई नॉट। तो भाई हमारे पति ब्रह्मचारी के जो सूरज हैं, अब फाइनली ब्रह्मचार्य छोड़ने के लिए तैयार हैं, ईशा से अपने मन से शादी करना चाहते हैं। तो प्रपोजल भी बड़ा धांसू सा इन्होंने चुना, केक के बीच में अंगूठी, यू नो दैट टिपिकल वेरी फिल्मी अमेजिंग सा प्रपोजल। प्रॉब्लम ये हुई कि केक सबने खा लिया और अंगूठी किसी को मिली नहीं। अपने केक में रिंग छिपाई है। रिंग तो है इसमें, और किधर है ये तो केक कटने के बाद ही पता चलेगा, मुझको मिलेगा। बड़ी मुश्किल है बाबा, बड़ी मुश्किल। दो प्यार करने वाले मिल तो गए, लेकिन इनके बीच प्यार का इजहार हो ही नहीं रहा। अब ईशा को प्रपोज करने के लिए सूरज ने जो मास्टर प्लान बनाया है ना, उसे खा गए हैं घर वाले। अरे अरे, हमारा मतलब ये है कि केक खा गए। उसी केक में तो वो रिंग थी जो सूरज ईशा को प्रपोज करने के लिए लाया है। प्रपोजल है ईशा जी के लिए, जिसमें पूरन भाई, आरव, सभी लोग मिल के प्लानिंग किए हैं एंड सूरज को आइडियाज दिया गया है बहुत सारे। उसमें से एक आइडिया ये एग्जीक्यूट किया गया है कि जो केक है, केक के अंदर रिंग पूरन भाई ने डाला है। अब सूरज ने केक ये सोचकर भिजवाया था कि जब ईशा केक खाएगी तो उसमें से रिंग निकलेगी और उसे समझ में आ जाएगा कि सूरज क्या चाहता है। लेकिन देखिए ना, ईशा ने तो सूरज के सारे प्लान पर पानी फेर दिया और सारे घर वालों में केक बांट दिया। अब सूरज ये सोच रहा है कि आखिर रिंग गई तो गई कहाँ। ईशा जी बोली रहती हैं कि कुछ भी करके केक हम साथ में खाएंगे, लेकिन यहाँ पे आता है, देखता है मंजर कुछ अलग ही है। यहाँ पे सभी लोग केक बांट के खा रहे हैं, तो सूरज को ये लगता है शौक की रिंग कहाँ होगी, कौन से पीस में रिंग होगी।
तो वो चिल्लाता है और यहाँ पे पता चलता है कि ईशा जी जो है हाफ केक यहाँ पे सबको बांट के गई हैं और आधा केक जो है वो अरविंद जी एंड आरव, पूरन भाई सबको बांटने गई है दूसरे घर। बेचारा सूरज इतने दिनों से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो ईशा को प्रपोज करे, लेकिन ईशा है कि आए दिन उसके प्लान्स को फ्लॉप करती जाती है। और अब तो ईशा ने ये भी ठान लिया है कि इतनी आसानी से इस सूरज की बात नहीं मानेगी ईशा। तो अब देखना ये होगा कि आखिर सूरज ईशा को प्रपोज कैसे करेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आमतौर से पीपल थिंक कि जो अच्छे लोग हैं ना, वो जो है हमेशा ही अच्छे मोड में रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप जब किसी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ना, तो वो भी अपना अच्छा वाला मोड ऑफ कर देते हैं, जैसे कि हमारी वसुधा ने कर दिया है। यूं तो वसुधा का पति, वसुधा का परिवार, हर कोई उसका साथ दे रहा है, लेकिन अब ये समर जो है वसुधा की आंखों में खटकने लगा है। नॉट विदाउट रीजन, मतलब चैलेंज दे रहे हैं कि अचार बेच के दिखा। भैया आप कौन है मना करने वाले? वसुधा की परेशानियों को देखकर ये कहना तो पड़ेगा कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, खुद के पैरों पर खड़ा होना इतना आसान नहीं होता है। भले ही परिवार वालों का साथ मिल रहा हो, पति हर कदम पर साथ दे रहा हो, दादी ने हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि चंद्रिका देवी ने भी कहा वसुधा को कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ, इसके बदले मेरी कोई शर्त नहीं होगी तुमसे। देवी को मुझे बोलती हैं कि अगर तुम बचना चाहती हो ऐसे व्यापारियों से जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या बहुत डेंजरस हैं, तो तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। अगर तुम मेरी कंपनी में हिस्सेदार बनोगी तो डेफिनेटली तुम्हारा फ़ायदा होगा और तुम ऐसे डेंजरस लोगों से बची रहोगी। ऑब्वियसली देव का सपोर्ट तो हमेशा वसुधा के साथ है और अकेले तो वसुधा भी कुछ नहीं कर पाती है। अगर कर भी ले तो कहीं ना कहीं देव की स्ट्रेंथ है जो उसे करने के लिए बोलती है, और देव की जो पता है उसको कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है देव का ऑन द बैक, तो बस वो कर लेती है। अब सोचिए इतना सपोर्ट मिल रहा है वसुधा को, लेकिन क्या चीज है जो वसुधा को परेशान कर रही है? अब वसुधा को परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि समर है, जो पहले दिन से ही वसुधा की आंखों में खटक रहा था। अब समर ने भी अचार का बिजनेस खोल दिया है। वसुधा को उसने पहले भी ऑफर दिया था, लेकिन वसुधा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। अब एक बार फिर से वो वसुधा को ऑफर दे रहा है बिजनेस में पार्टनरशिप का, जिसके लिए वसुधा ने फिर से मना कर दिया। अभी अचार का बिजनेस स्टार्ट किया था कंपटीशन देने के लिए, which is like a tussle between वसु and me, बट अब मैं वो भूलने के लिए तैयार हूँ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड एंड आई वांट टू स्टार्ट कि ठीक है हम पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं। वही ऑफर एक दोबारा लेके आया हूँ मैं, बट वसु अगेन रिजेक्ट्स इट। अब समर के ईगो पर आ गया है, उसने चैलेंज दे दिया है देव और वसुधा दोनों को। वो मैं डीसी को बोलता हूँ देव को कि तू जानता है अच्छी डील है, बट अब तेरी वाइफ को समझा कि वो गलत कर रही है। वो भी बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं समझा सकता, जो उसने बोला है वो फाइनल है। तो उसके बाद मैं टसल देके जाता हूँ कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी चलता रहेगा। वही दादी का तो अलग ही चल रहा है। जब दादी को पता चला कि चंद्रिका देवी ने भी वसुधा की तरफ हाथ बढ़ाया है उसके साथ पार्टनरशिप करने का, तो दादी यहाँ पर कह रही है कि नहीं कि तुम्हें अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा। अब दादी सा आप जानती हैं ना कि आपकी बहू वसुधा के लिए गलत नहीं करेगी, तो ऐसे में आपको वसुधा और चंद्रिका देवी को मिलाने का कोई उपाय सोचना चाहिए, ना कि इनके बीच के मतभेद को आपको बढ़ावा देना चाहिए।
माना कि आप वसुधा की शुभ चिंतक है, लेकिन कहीं न कहीं वसुधा और चंद्रिका को आप ही को मिलाना होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल रिमेम्बर कल हमने बात की थी कि हमारे सचिन और साइली ऐसे लग रहे हैं कि दे आर गोइंग टू से हबीबी वेलकम टू दुबई। लग क्या रहे हैं, वाकई में हो गया है भैया वही तो, देसी ब्लिंग से सीधा दुबई ब्लिंग। कम से कम इनका ये अवतार देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वल्लाह हबीबी, हमारी बेगम साहिबा कहाँ होती? दुबई ब्लिंक्स की शूटिंग खत्म करके लगता है सीधे सेट पर पहुंच गए हैं सचिन और साइली। वल्लाह ये दोनों पर अरबिक अटायर खूब जच रहा है और बार बार ये कहने का मन करता है कि दुबई से आया सचिन को सलाम करो। पर सलाम तो यहाँ साइली कर रही है संकेता जी से। सलाम। क्योंकि इन्होंने तो साइली की दुनिया को बर्बाद कर दी। इसी संकेता के कारण क्या क्या नहीं सुनना पड़ा अपनी सास रेणुका से। अब देखो सचिन और साइली आ गए हैं अपना हिसाब चुकता करने, जिसका साथ रिया भी दे रही है। दुबई से एक शेख आपसे मिलना चाहते हैं। तुम कमाल का डांस करती, ऑल द बेस्ट बोलती, ऑल द बेस्ट। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। थैंक यू सो मच। सचिन और साइली को पता चल गया है कि संकेता कोई ज्ञानी व्यानी नहीं, वो तो एक पाखंडी है। असल में तो वो एक डांसर है। बस यही सच्चाई वो सबके सामने लाना चाहते हैं, और खास कर तो रेणुका के सामने, क्योंकि रेणुका की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है जिसे उतारना बहुत जरूरी है। रिया तो पहले सचिन और साइली को मिलाती है संकेता से। संकेता को कुछ डाउट तो जरूर होता है, मगर वो परख नहीं पाती कि ये भला कौन है। ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको कहीं पहले देखा है? आपको देखी? हमारा शक्ल इतना लाजवाब होती, सबको लगती है वो हमको जानती, पर हम किसी को नहीं जानते। क्या बात है? हेलो मिस, जो भी तुम्हारा नाम होगी, आज की पार्टी की तैयारी हाई क्लास होनी मांगी। यू नो बिग पार्टी, बिग बिजनेसमैन। यस गुड होगा, ऑफ कोर्स, डोंट वरी। सचिन भी संकेता से बड़े बड़े वादे करता है कि अगर उसने डांस अच्छा परफॉर्म किया तो दुबई के बुर्ज खलीफा में भी एक डांस ऑर्गेनाइज करवाएगा ये सचिन। और हमको तुम्हारा डांस पसंद आती तो अगला परफॉर्मेंस तुम्हारा दुबई में कराती, बुर्ज खलीफा टेरेस यू परफॉर्म। और हम नाचती इंटरनेशनल परफॉर्मर। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वैसे भी मुंबई में कुछ लोग शेड नहीं लगाती, बड़ी बड़ी बातें करके वड़ा पाव खिलाती। वाला तुम कमाल का डांस करती, ऑल द बेस्ट बोलती, ऑल द बेस्ट। वल्लाह हबीबी। आमीन। सचिन और साइली ने जितने केस सॉल्व किए हैं जासूसी से, उतने तो जेम्स बॉन्ड ने भी नहीं किए होंगे। अब बारी है संकेता के सच को बाहर लाने की, जिसमें सचिन और साइली जरूर कामयाब होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा बड़े दिनों बाद ऐसा लगता है कि जब खुशियां दस्तक देती है ना, तो हर कोई अपनी परेशानी भूल के कुछ देर के लिए ही सही झूम उठता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रेरणा और अंश की सगाई हो रही है, और इस मौके पर किस तरह घर वाले झूम उठे हैं, आइए दिखाते हैं।
अनुपमा के घर में जितना कलेश होता है उतना ही नाच गाना भी होता है। बस कोई शादी होनी चाहिए और फिर देखिए अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं। ये प्रेरणा और अंश की सगाई है और जरा देखिए कैसे अनुपमा और राही यहाँ पर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। इन्हें देखकर ये लग ही नहीं रहा कि इनके बीच कोई लड़ाई चल रही है। इसकी पहली और इसकी दूसरी शादी। हाँ, ये तो कह रही थी कि यार तुम्हारे घर में डांस होता है, मैं तुम्हारे घर में कब आऊंगी। अब जाके हाँ, अब फाइनली ये डांस कर पा रही है। कैसा लग रहा है आपको डांस करके? थैंक्स टू प्रेम। अगर प्रेम मुझे कैफे से नहीं निकालता तो मेरी शादी नहीं होती। अब यहाँ ना सारे घर वाले अंश और प्रेरणा की शादी में खूब एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये अनुपमा के साथ ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन प्रेम के मन में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। इस शादी में आए हुए फूफा जी की तरह मुंह फुलाकर खड़ा हुआ है प्रेम। अब क्या करे वो, उसके लिए भी ना ये सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल है। अब अंश की पहली शादी उसकी बहन प्रार्थना के साथ हुई और अब प्रार्थना इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसे थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है। राही भी कोशिश कर रही है प्रेम को मनाने की, उसके साथ डांस करने की, लेकिन लगता नहीं है कि प्रेम बाबू आज मूड में है। राही के साथ तो नहीं, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रेरणा के साथ जरूर उन्होंने ठुमके लगाए। सब बहुत खुश लग रहे हैं और इसी में मौके पे एक चौका मारा जाए। और एक मुझे मेरे कानों में एक बात डाली गई श्रुति जी के द्वारा, कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज़ है और ये तो सबसे बड़ी जंग है। बीवी का प्यार जो कि इसी घर की है, जिसके भाई की शादी पे ये आया है, वहाँ पे ये सब कर रहे हैं। फिलहाल तो अंश और प्रेरणा की शादी वाले ट्रैक में खूब सारा ड्रामा होगा और जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि अब कंपटीशन भी होने वाला है, जहां एक तरफ अनुपमा की टीम होगी और दूसरी तरफ प्रेम की। अब ये तो जाहिर सी बात है कि प्रेम की मदद करेगी श्रुति, तो देखना ये होगा कि राही किस टीम में होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में आगे जाके सीन्स होने वाले हैं मेजर फिल्मी टाइप। पूछे मुझे कैसे पता, क्योंकि प्लॉट की शुरुआत हो गई है भैया। अब देखिए पंजाब पहुंची हमारी मन्नत और बेस्ट बात ये है कि बेस्ट फ्रेंड कौन बना ली इन्होंने अपनी, और कौन, मान्यता। अब कल को जब मान्यता विक्रांत से शादी कर रही है ये पता चलेगा तो मन्नत किसको चुनेगी, सहेली को या फिर सजना को? Oh my God, that rhymes. मान्यता और मन्नत एक ही जगह पर, और तो और जरा देखिए इनका कमरा भी एक है। अब इन दोनों को नशा हो गया है। जो पानी इन्होंने पिया था इन्हें नहीं पता था कि उस पानी में एक कुछ नशे की दवाई मिली हुई है। अब कुछ पल के लिए आप भी हैरान हो गए होंगे इन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर। अब मान्यता तो एकदम धुत हो गई है। मन्नत को होश आया, उसने सोचा अभी मान्यता को जगाना ठीक नहीं है। उसे सॉरी कहकर वो निकल गई।
हम दोनों ड्रंक हो जाते हैं और रैंडमली मिलते हैं क्योंकि अभिमन्यु मुझे छोड़ के कहीं चला जाता है, गुरुद्वारे चला जाता है और मन्नत भी आकर उस जगह पर बैठती है, दुखी होती है वो। मैं भी दुखी होती हूँ कि अभिमन्यु चला गया है, मन्नत दुखी होती है क्योंकि विक्रांत नहीं मिल रहा है जिसको ढूंढने आई थी। हम दोनों एक ही जगह पे बैठते हैं और कोइंसिडेंटली हम ड्रंक हो जाते हैं। तो बस ऐसे हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है कि मैं अभिमन्यु के बारे में बताने लगती हूँ, वो विक्रांत के बारे में बताने लगती है और वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, हम हंसते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर उसके बाद हम दोनों ही ड्रंक हो जाते हैं। फिर मैं और मन्नत मेरा जो होटल रूम है वहाँ पे आते हैं, हम दोनों साथ में सोते और सुबह वो चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दोनों सहेलियाँ हो गई हैं, तो हम आपको बता दें कि जी हाँ, ये दोनों अब सहेलियाँ बन गई हैं। अब सहेली बनेगी तभी तो मान्यता मन्नत को अपनी शादी में इनवाइट करेगी। हाँ, क्योंकि वो बहुत दुखी होती है और फिर मैं उसके पास बैठती हूँ, मैं भी दुखी होती हूँ पर साथ में हम खुश हो जाते हैं, हम बहुत फन बैंटर, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो हम बहुत टाइम बाद, वो शायद 1 साल बाद हंसती है और मैं उस टाइम पर दुखी होती हूँ और हम आपस में बात करके एकदम बहुत लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने अपने पार्टनर्स के बारे में, बिना ये जाने कि वो एक ही इंसान है। अब देखिए, इस होटल में तो मन्नत और विक्रांत का आमना सामना नहीं हुआ, इतने नज़दीक आकर भी भला कैसे नहीं राइटर ने इन्हें मिलाया। अब हम राइटर की दुविधा भी जानते हैं, अगर इतने जल्दी मिला देंगे फिर दोनों को बिछड़ने ही क्यों दिया। गुरुद्वारे में जाते हैं मन्नत और विक्रांत एक ही टाइम पे, वहाँ पे हिट एंड मिस हो जाता है। फिर अभी हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे भी हिट एंड मिस हो जाता है मन्नत विक्रांत का। होटल में भी हिट एंड मिस हो रहा है उनका। कहीं ना कहीं आई थिंक जो मन्नत की दुआएं हैं तो वो काम आ रही हैं। कोई नहीं, इत्मीनान से मिलाइए आप मन्नत और विक्रांत को। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो हमारे दर्शक उस मीठे फल का इंतज़ार करेंगे फिर जब मन्नत अपने विक्रांत को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में लेकर आएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई डॉक्टर आरंभी हैज बिकम जासूस आरंभी, नॉट बिकॉज उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है, बिकॉज टीवी की बहुएं इनहेरेंटली जासूसी करने में मतलब दे आर प्रो मैक्स। तो अब इनको चाहिए, मतलब आरंभी को चाहिए अवंतिका का फोन। अब कैसे मिलेगा? टास्क थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन चिंता मत कीजिए, पीछे ध्रुव भी तो लगे हुए हैं। जी हाँ, दुआओं में अवंतिका की सक्सेस मांग रहे हैं। सब खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गया। मॉम बेटा क्या हुआ? दीमक कैसे लग गई कपड़ों पर आंटी डिम्पल, कल तक तो कुछ दीमक वगैरह कुछ नहीं लगी थी, आज अचानक से घर में कैसे दीमक लग गई? नहीं, ये सब चेक तो करना पड़ेगा ना, कुछ सामान ज्यादा खराब हो जाए उससे पहले निकालो सब बाहर। आप लोग सब प्लीज जस्ट रिलैक्स, ओके? मुझे पता है मेरे वार्डरोब में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं चेक कर लूंगी। आरंभी को ये बात समझ में आ गई है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर ही लेनी चाहिए। अब अवंतिका के कबर्ड से आरंभी को उसका फोन चाहिए। सोचिए आरंभी ऐसा क्या करेगी कि वो अवंतिका के कबर्ड तक पहुंच जाए। अब इतना सॉलिड वाला आइडिया आया है। एक कबर्ड में पहले से ही एक दीमक वाली लकड़ी रख दी है आरंभी ने, जिसके चलते सारे कपड़ों में दीमक लग गया है। अस्पताल की जितनी भी फाइल रखी थी उन फाइलों को भी दीमक ने खा लिया। अब अवंतिका तो जानती है कि कबर्ड में बहुत सारे राज छुपे हैं। उसने बहुत कोशिश की कि आरंभी को एक कबर्ड तक नहीं आने दे, अपनी बेटी सानिया को भी रोका। अब यहाँ पर डिम्पल भी आ गई है, जिसने हमेशा की तरह सारा इल्जाम आरंभी पर मर दिया। खड़े खड़े ज्ञान मत दो आरंभी, समझी? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। दीमक लग गई है कबर्ड में, तुम चेक नहीं कर सकती थी? आप लोग सब प्लीज
जस्ट रिलैक्स, ओके? मुझे पता है मेरे वार्डरोब में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चेक कर लूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, प्लीज़ आप लोग जाइए, मैं कर लेती हूँ। आरंभी की लापरवाही से ये सब हुआ है ना, आरंभी ही इसे ठीक करेगी। ओके आरंभी? खैर अब आरंभी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसने जिस काम के लिए ये दिमाग लगाया था वो काम उसका पूरा हो गया। ठीक है, फ़ोन लेके पहुंचती हैं वो, और उस फ़ोन में क्या है क्या नहीं है, वो डॉक्टर अवंतिका का फ़ोन है। एंड वो कुछ देख रही थी ऐसा उसमें, जिससे आई थिंक उनको काफ़ी सदमा पहुंचता है। मुझे नहीं पता क्या देखा है अभी तक। अवंतिका का फोन मिल गया और इसके लिए वो बप्पा का धन्यवाद करने भी आई है। अब बप्पा का आशीर्वाद ध्रुव को भी मिला है, क्योंकि ध्रुव ने बप्पा के सामने ये कहा कि बप्पा आरंभी की प्रार्थना पूरी कर देना। वहीं बप्पा ने संकेत भी दे दिया। आरंभी की ज़िंदगी में उनके अपने क्या बोला आपने, कश्मकश वो चल रहे हैं। ध्रुव की ज़िंदगी में अपने चल रहे हैं। दोनों बप्पा से मन्नत मांग रहे हैं। एंड एक फूल गिरता है तो हमें एक इशारा मिलता है कि शायद हमारी मन्नत पूरी हो जाए। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आरंभी को सफलता मिली है तो वो रुकेगी नहीं। फिर मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, हाई एंड शॉपिंग एक तरफ, लेकिन जो मजा स्ट्रीट शॉपिंग करने में आता है ना, नो ब्रांड, नो बड़ा सा शूशा वाला मॉल कैन मैच दैट। मतलब अगर आपको फ्लेवर चाहिए ना जिस जगह में आप शॉपिंग कर रहे हैं उसका, तो यू हैव टू गेट डाउन टू द स्ट्रीट्स। तो बस यही आनंद लेने के लिए हमारे साथ सौम्या जो है वो निकली है स्ट्रीट शॉपिंग करने। मैं हूँ जिया, यानी कि आपकी सौम्या। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं एक भीड़ भड़ाके वाले मार्केट के बीच खड़ी हूँ। मेरे पीछे देखिए बहुत सारी दुकानें हैं, और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि करेंटली मैं शो में जेल में हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है, तो आज मैं आई हूँ SBS के साथ स्ट्रीट शॉपिंग करने, जो बहुत सालों से नहीं किया है मैंने। तो अब मुझे एग्जैक्टली वो जगह मिल गई है जिसको मैं ढूंढ रही थी, और मुझे एक ईयरिंग मिला है जिसको देख के शायद आप लोगों को सौम्या की याद आएगी। देखिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोस पे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो आप लोग मुझे सांप बुलाते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसा ही एक ईयरिंग खरीदूँ जिससे परफेक्टली सौम्या की याद आती रहेगी मुझे फॉरएवर। ईयरिंग्स और ज्वेलरी तो थी, अब हम कपड़ों वाले स्टॉल में आए हैं। एंड मुझे शर्ट्स भी दिखी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर्स में है, तो मैं फ़िलहाल अभी वो देख रही हूँ। लेकिन मैंने अभी तक अपने बार्गेनिंग स्किल्स को टेस्ट नहीं किया है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। शर्ट्स है, टी शर्ट्स है। आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की, मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, और मुझे लगा था कि मुझे कपड़े कुछ पसंद नहीं आएंगे, लेकिन मुझे इस स्टॉल पे आके एक टी शर्ट पसंद आया है, क्योंकि इस पे पैसेंजर प्रिंसेस लिखा है। एंड करंटली मैं अपनी गाड़ी में पैसेंजर बन के ही ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने में बहुत डर लगता है। तो आई थिंक दिस टी शर्ट इज़ परफेक्ट फॉर मी।
तो हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, जिसकी वजह से हम गर्मी में बहुत पागल हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुशी खुशी यहाँ पे बाइट दें, लेकिन इतनी गर्मी है तो हम यहाँ रुक गए हैं एक जूस के स्टॉल में, और मैंने डिसाइड किया है कि हम शायद गन्ने का जूस पियेंगे या फिर ऑरेंज जूस पियेंगे। हमारा स्ट्रीट शॉपिंग डे अब ख़त्म हुआ है। बहुत गर्मी थी, हमने गर्मी में किसी भी तरह मैनेज किया। बहुत सारी छोटी छोटी दुकानों में गए, ज्वेलरी देखी, बैग्स देखे, चप्पल देखे, एक बहुत और चीज़ें, टी शर्ट खरीदा। अब हम वेट करेंगे कि मौसम बेटर हो और तब आएंगे वापस SBS के साथ कुछ नया करने। बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन, सो थैंक यू SBS। ABP न्यूज आपको रखे आगे। तुम देना साथ मेरा कहा हम सोच रहे थे फाइनली अब अपराजिता और रक्षित जो है वो एक हो जाएगी, लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। लेकिन इफ ओनली लाइफ वाज सो इजी, ऐसा होता नहीं है ना। तो लीजिए, अपराजिता के सास और उसके टॉक्सिक पति का इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। एंड यू नो ना, पीपल हु आर गुड एट हार्ट वो कई बार पिघल जाते हैं लोगों का ड्रामा देखकर। प्लीज 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 अपराजिता, ये गलती आप मत करिएगा। अपराजिता की सास तो बड़ी ड्रामा क्वीन है भाई। इनकी नौटंकी देख तो सीरियल की बाकी खलनायिकाओं को चिंता होने लगेगी कि भला कोई इतना ड्रामा कैसे कर सकता है। और देखो, अगर अपराजिता की सास 1 नंबरी है तो पति ललित 10 नंबरी निकला। मतलब माँ और बेटे मिलकर तो किसी को भी घन चक्कर बना सकते हैं। बात दरअसल ये है कि मारवाड़ी घरों में कवर कलावा की रस्म होती है, जहाँ घर के होने वाले दामाद के लिए रस्म रखी जाती है। ऐसे में अब अपराजिता की छोटी बहन की शादी होने वाली है, तभी तो ये रस्म रखी गई है। लेकिन इस रस्म में ललित और उसकी माँ बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जद्दोजहद चल रही है कि पूरी कोशिश चल रही है कि हम वापस से कैसे भी करके इस परिवार में घुसे। तो बस इस सीन में यही है कि अपराजिता डिवोर्स चाहती है और हम लोग दोनों चाहते हैं कि वो डिवोर्स ना हो। और वो जो फंक्शन है जहाँ पे आई थिंक वहाँ होता है कवर कलेवा करके एक रस्म होती है मारवाड़ीज़ में, तो वो रस्म है उन दोनों की। तो हम लोग घुसे आए हैं कि भाई हम भी जैसे कि हम भी परिवार ही है, ऐसे बन के हम आए हैं। और वहाँ पे ये पत्ता खोल देती है अब अपराजिता कि भाई मैं तो डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और उसके बाद जो नौटंकी मैं करती हूँ और उसके ऊपर सोने पे सुहागा मेरा बेटा, मेरा लल्लू जो नौटंकी करता है, वो आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा। कोशिश तो यही है कि यार जैसे तैसे ये मान जाए, पर ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। पर दोनों माँ बेटे लगे हुए अपनी पूरी कोशिश में कि किसी तरीके से ये घर आ जाए बेसिकली। तो अब उसके लिए चाहे कितना भी मेलोड्रामेटिक होना पड़े, वो हो रहे हैं। तो अपनी तरफ से जो अपनी पर्सनैलिटी के जो कार्ड्स हैं वो प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट। अपराजिता को पता है कि यार ये सब ड्रामा है, ये वो जो बोल रहा है वो करेगा नहीं, पर हाँ वो कोशिश तो अपनी पूरी कर रहा है बेसिकली, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। एंड थैंक्स टू माय मॉम, क्योंकि ये भी बहुत पूरा फुल ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, नौटंकी की शुरुआत इस खुशी में इस तरह होती है कि जब अपराजिता ललित को डिवोर्स पेपर पकड़ा देती है। ललित तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो डिवोर्स दे, वरना उसके हाथ से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चली जाएगी। और यही कारण है कि ललित की माँ भी पूरी कोशिश करने में लगी है कि किसी तरह बस अपराजिता मान जाए। मगर अपराजिता अब नहीं मानेगी, क्योंकि वो 4 साल से बहुत कुछ झेल चुकी है और वो अब नहीं झेलना चाहती। ये बात अपराजिता के घर वालों को भी समझ आ चुकी है। बहुत ही गंदे जीजू मिले हैं जो बहुत ही गंदे जीजू मिले हैं जो हमारी दीदी पे हाथ उठाते हैं, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मारते पीटते हैं, उनसे उनका अधिकार छीनते हैं, उनको काम नहीं करने देते हैं। अपराजिता अब किसी के दबाव में जिंदगी नहीं जीना चाहती, क्योंकि ये हर किसी का हक है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे। वैसे जब यहाँ रिश्ता टूटेगा तभी तो रक्षित के साथ अपराजिता का रिश्ता जुड़ेगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि कभी हम आउटडोर शूट करते हैं, कभी इंडोर शूट करते हैं, तो ये समझ लीजिए इंडोर जब हम शूट कर रहे होते हैं, बाहर मौसम होता है एकदम हमारी हॉट न्यूज की तरह, स्वेल्टरिंग हॉट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल जगधात्री का सेट। जगधात्री की दिन ब दिन कोई ना कोई परीक्षा घर में शुरू रहती है। एक तरफ उसके घर के ही लोग जगधात्री का घर उजाड़ने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माया कहीं ना कहीं जगधात्री का सपोर्ट कर रही है। अब एक बार फिर शिवाय और पूरे घर वालों के सामने जगधात्री को रुस्वा किया जा रहा है, ये कहकर कि उसकी और शिवाय की शादी असली नहीं बल्कि नकली है। जगधात्री पूरी कोशिश करती है कि उसकी शादी का सच सामने न आए, पर ये हो नहीं पाता। 2 घंटे से खड़े हुए हैं सर, और हम सब बट सर के पास ये सेवा है। क्या अपनी खुद की अर्बन कंपनी लेके घूमते हैं सर। अब माया ताई ने ये ओनस लिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो शादी करवाएंगे। जब ये पता चलेगा कि ये शादी जो है उसमें कुछ तो शक हो जाता है इन लोगों को कि ये असली नहीं है, जो कि असली नहीं है, तो माया ताई ये ओनस लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वही शादी करवाएंगे। और देखते हैं फिर शादी कैसे होती है कि नहीं होती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सैराब का सेट। नोयोनिका के भाई का बेटा उसके घर आया है और देखो आते ही वो कहता है कि उसे टिन्नी का गिटार चाहिए। नोयोनिका एक अच्छी बुआ होने के नाते वो गिटार दे देती है, पर उसके ससुराल में बड़ी रोक टोक है। मगर नोयोनिका जानती है कि कैसे अपनी बातों को सीधे तौर पर रखना है। नोयोनिका के जो भाई का बेटा है उससे भी उसका उतना ही प्यार है जितना और भी बच्चों से प्यार है। तो उसे पता चलता है कि तिन्नी जो नोयोनिका की बेटी है उसके पास में गिटार है, वो यूज़ करती नहीं है। अब उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि पिशी मुझे बुलाता है वो कि पिशी अगर आप मुझे वो गिटार दे देंगे तो मेरे काम आ जाएगा, मैं यूज़ कर लूँगा क्योंकि जो मेरा मायका है वो इतना वेरी वेल नहीं है कि वो कभी भी कुछ भी खरीद लें। यहाँ पर मुझे वो गिटार देती हैं तो सासू माँ थोड़ा डांट देती है कि मेरे ससुराल से सामान मायके जा रहा है। तो देन फिर मेरे ससुर जी स्टैंड लेते हैं, मैं खुद भी अपने लिए स्टैंड लेती हूँ कि ये मेरे पैसों का है और मैंने गिफ्ट दिया है, तो उस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। और अगर मेरे पैसों का कुछ है तो मैं अपने मायके में 1 नहीं 1000 बार भी कर सकती हूँ, बट बहुत सटली प्यार से, ताकि उनको मैसेज पहुँच जाए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, हमारी रज्जी और नर्मदा ने भांग के लड्डू बनाए और धीरज को खिला दिए। नहीं बाबा, नोबडी इज टॉकिंग होली की। आमतौर से होली के आसपास होता है ना, भांग खिला दी, भांग लड्डू में मिला दिया, ठंडाई में मिला दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये हमारी जो 2 बहुएं हैं, उन्होंने धीरज की शादी का सच, मोगरा का सच उजागर करने के लिए ये कारनामा किया है।
शादी का लड्डू तो खा लिया धीरज ने, लेकिन ये कौन सा लड्डू है जिसे धीरज को खिलाने के लिए जेठानी और देवरानी की जोड़ी इतनी बेताब है। हरे हरे रंग के इस लड्डू को देखकर हमें तो जरूर दाल में कुछ काला लगता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो हम आपको बता दें कि ये कोई नॉर्मल लड्डू नहीं बल्कि भांग के लड्डू हैं, जिन्हें खाने के बाद धीरज को दिन में तारे दिखने लगेंगे। हमने धीरू को मज़े चखाने के लिए, उसका दिमाग ठिकाने के लिए उसे भांग के लड्डू खिलाए हैं, तो उसके बाद जो उसका हाल होता है वो देखने वाला है। उसके बाद इसके और धीरू के बीच जो क्या चलता है, तुम दोनों लुक एट हर स्माइल तो मतलब कुछ तो हुआ है, तो मैं बस उसकी टांग खींच रही होती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है वो भांग के नशे में तुम्हारे साथ। तो ऐसे में शर्मा जाती। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि रज्जी और नर्मदा ने ऐसा किया क्यों? तो देखिए, ये बात तो आप जानते हैं कि जब से नई बहुरानी मोगरा घर में आई है तब से ही घर में कलेश ही कलेश हो रहा है। धीरज और रज्जी के बीच भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। धीरज रज्जी पर भरोसा नहीं करता और इसीलिए जब रज्जी और नर्मदा साथ मिलकर चुगली कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना धीरज को ये बात समझाई जाए कि नशे की हालत में इंसान कुछ भी बोल सकता है। जो कुछ भी हुआ उसमें रज्जी की गलती नहीं थी बल्कि मोगरा की गलती थी, क्योंकि उसी ने नशे की दवाई मिलाई थी रज्जी की ड्रिंक में। सहेलियां गॉसिप कर रही होती हैं, उसी के बीच में टांग अड़ाने आ जाती हैं हमारी जेठानी जी। तो हम उन्हें याद दिला देते हैं कि देखो भाभी, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ, क्योंकि कितने घंटे बचा? 27 घंटे, 10 लाख जुगाड़ करने हैं, तो करेगी कुछ ना कुछ फ्रॉड, कोई स्कैम इधर उधर करेगी अरेंज। ऐसे में जब इन्होंने धीरज को लड्डू खिलाया उसके बाद धीरज की हालत खराब हुई। रज्जी और नर्मदा ने धीरज को वो वीडियो भी दिखाया जब नशे की हालत में धीरज कुछ भी बोले जा रहा था और अब देखिए उसे कुछ याद भी नहीं है। तो इससे ये बात साबित हो गई ना कि रज्जी की कोई गलती नहीं थी। लेकिन देखिए धीरज तो यहाँ भी सच मानने को तैयार ही नहीं है। अब उसका कहना है कि औरतों की लड़ाई में मैं घुसना नहीं चाहता हूँ। रज्जी नशे में सब कुछ बोल देता, धीरज को वही दिखाना चाह रहे हैं कि नशे में उसको भी कुछ याद नहीं रहने वाला है और कुछ याद नहीं रहा है, तो वही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो उसी के लिए उसको रियलाइज कराना चाह रहा है कि रज्जी झूठ नहीं बोल रही थी। ये सब कुछ देखकर अब ये तो हम कह सकते हैं कि रज्जी और नर्मदा के लिए आने वाले दिन ये बहुत मुश्किलों से भरे होंगे। मोगरा को तो इन्होंने 24 घंटे दे दिए हैं ये 10 लाख रुपए वापस लाने के लिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मोगरा ये टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से वो रज्जी और नर्मदा के प्लान में नहीं फंसेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।